हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5th करने वाले हैं जिसका टाइटल है इंडिगो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। लुइस फिशर 1896 टू 1970 यानी उनका लाइफ स्पैन दिया है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। फिलाडेल्फिया पेनिसिल्वानिया देश का एक छोटा सा शहर है। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में 2 साल तक अपनी सर्विस दी। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for the European and Asian publications. फिर उन्होंने 2 साल ब्रिटिश आर्मी में सर्विस देने के बाद अपना करियर जर्नलिस्ट के रूप में कंटिन्यू किया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और कुछ यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए लिखा। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पे कुछ सालों तक पढ़ाया भी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये उनकी एक बुक का छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा पार्ट है। किस बुक का? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी की लाइफ पे जिसका टाइटल था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और उनकी बुक से हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर के रूप में। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कहता है कि महात्मा गांधी पे जितनी भी अभी तक बुक्स लिखी गई हैं उनमें से ये बुक बेस्ट थी जिसका हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। So let's start. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. लुई फिशर कहते हैं कि जब मैं गांधी से 1942 में उनके आश्रम में मिलने गया था। आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम, गुजरात, इन सेंट्रल इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ब्रिटिश का डिपार्चर स्टार्ट करने का कैसे सोचा था। ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। गांधी जी कहाँ गए थे? 1916 के दिसंबर में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन था, यानी साल में एक बार होने वाली मीटिंग थी, उसे अटेंड करने गए थे। There were 2,301 delegates and many visitors. उस मीटिंग में 2,301 बड़े बड़े लोग यानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, मीटिंग चल ही रही थी, उसी के बीच में गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने मुझे याद करके बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक छोटा सा किसान मेरे पास आया जो कि इंडिया के बाकी सारे पीजेंट्स की तरह ही दिख रहा था। पुअर एंड इमेशिएटेड, बिल्कुल गरीब और कुपोषित। वो बहुत पतला दुबला था, निर्बल था। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। और उसने मुझसे कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने चंपारण नाम की जगह कभी नहीं सुनी थी। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल के बगल में और हिमालय के नीचे, हिमालय के फुटहिल्स में यानी हिमालय के पहाड़ों के जस्ट नीचे नेपाल के बगल में वो किंगडम था। मैं आपको दिखाऊंगी उसका लोकेशन। ये हमारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण या ईस्ट चंपारण। यहाँ पर हमारी नेपाल है और यहीं पे माउंटेन्स, हिमालयन रेंजेस भी एंड होते हैं। गांधी had never, ये तो हमने बता दिया। अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि एक किसी पुराने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, चंपारण के पीजेंट्स, चंपारण के किसान वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब किसी ने आपको अपनी ज़मीन दी है और आप उस ज़मीन पर खेती करके 15% आप उस आदमी को रेंट के रूप में देते हो, उन्हें हम शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। और
राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था, यानी वो भी एक शेयरक्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था बट डिटर्मिन्ड था कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाकर ही मानेगा। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो स्पेसिफिकली गांधी जी के पास नहीं आया था अपनी प्रॉब्लम लेकर, वो तो बस उस मीटिंग में आया था कि कोई उसकी बात सुन ले और उसकी हेल्प हो जाए। पर वहाँ किसी ने कहा कि आप गांधी से बात करिए अगर आपको लैंडलॉर्ड सिस्टम जो कि बिहार में आपको परेशान कर रहा है उससे आपको निवारण चाहिए। तो Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उनका एक अपॉइंटमेंट है। कहाँ? कानपुर में। कानपुर ये कुछ डिफरेंट नहीं है, हम ऐसे जानते हैं आज कानपुर के नाम से। उस टाइम ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने एक्सेंट में कानपुर को कानपुर बोलते थे और सुनते सुनते शायद इंडियंस को भी वही बोलना पड़ता होगा। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी को कानपुर भी जाना था और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी उन्हें बहुत सारे काम थे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो गांधी जी ने क्या किया कि मुझे बहुत सारी जगह जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चंपारण नहीं आ सकता। शुक्ला उनके साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और फिर गांधी अपने आश्रम लौटे जो कि अहमदाबाद के पास था, सेवाग्राम में था। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. शुक्ला उनके आश्रम में भी उनके साथ साथ गया। For weeks, he never left Gandhi's side. हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ ही रहा, जहाँ जहाँ वो जाते थे वो भी वहाँ वहाँ जाता था। Fix a date, he begged. और एक दिन उसने फाइनली थक कर कहा कि प्लीज़ आप कोई डेट फिक्स करिए जब आप मेरे साथ चलेंगे चंपारण और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." गांधी जी उस शेयरक्रॉपर की जो भी स्टोरी थी, मतलब उन्हें वो उनके साथ साथ हर जगह जा रहा था। इससे गांधी जी को विश्वास हो गया कि इसकी प्रॉब्लम सच में जेन्युइन है और मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो गांधी जी ने उससे कहा कि मैं कलकत्ता को इस दिन होऊंगा, तुम वहाँ मेरा वेट करना और फिर मुझे वहाँ से ले चलना अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट और फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मंथ्स पास, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। शुक्ला अपने पंजों पर, मतलब अपने थाइज को मोड़कर बैठा रहा कलकत्ता में जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक गांधी जी का काम ख़त्म नहीं हुआ। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और फिर वो दोनों कलकत्ता से पटना आने के लिए ट्रेन लेते हैं। पटना बिहार का कैपिटल है और चंपारण भी बिहार में ही है, अगर आपको नहीं पता हो तो। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। फिर वहाँ पटना पहुँचने के बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर एक लॉयर के घर जाता है जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्हें हम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और वो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद पटना से बाहर कहीं थे, घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यूमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। पर उनके घर के जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को पहचान लिया कि ये तो वही बेचारा गरीब आदमी है जो हमारे मास्टर को आकर परेशान करता है कि इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की हेल्प करिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। उन्होंने गांधी जी को भी दूसरा किसान समझा और कहा कि वहाँ ज़मीन पर जाकर बैठ जाओ और इंतज़ार करो। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। और गांधी जी को उन्होंने किसान समझा, सोचा कि राजकुमार शुक्ला तो छोटा आदमी है और गांधी जी भी उनके साथ आए हैं, यानी ये भी उन्हीं की प्रजाति, मतलब उन्हीं की जाति का होगा। तो उन्होंने उसे कुएं से पानी भरने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम अनटचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी इंडिया में और लोग मानते थे कि अगर वो उनके सोर्स से पानी पी लेंगे तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा।
गांधी जी ने आगे चलकर अनटचेबिलिटी पे भी काम किया था। अगर आपको पता हो, उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन बताया था कि ये भगवान के बंदे हैं, हमें इन्हें अपने जैसा ट्रीट करना चाहिए। खैर, वो दूसरा टॉपिक है। लेट्स गेट बैक। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. गांधी जी ने पहले डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, पहले चंपारण डायरेक्टली नहीं जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में आता है। क्यों मुजफ्फरपुर क्यों जाना है उन्हें? टू obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting। ऐसी भी कुछ बातें हो सकती हैं जो शुक्ला उन्हें बता ना पाया हो या फिर उन्हें बताना नहीं चाहता हो। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in मुजफ्फरपुर, और उन्होंने इसी सिलसिले में प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भी भेजा। जे.बी. कृपलानी कौन थे? मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर थे। और गांधी जी जे.बी. कृपलानी को कैसे जानते थे? उन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में उनसे मुलाकात की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में उस टाइम शांति निकेतन स्कूल इस्टेब्लिश किया था, जिसे अब हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। वो कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर जा रहे थे, और वो चंपारण के रास्ते में आता था। कहाँ से? हियर वी हैव द मैप, और अब हम अच्छे से देख सकते हैं वो कहाँ थे। पटना में थे। उन्हें जाना था चंपारण। वो उन्होंने कहा कि मैं पटना से चंपारण डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, मैं मुजफ्फरपुर से होते हुए तब चंपारण जाऊंगा, ताकि हमें यहाँ के लॉयर्स से, यहाँ के कुछ पीजेंट से और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे रास्ते में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। उन्होंने द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। वो मुजफ्फरपुर कब पहुँचे? 12 बजे 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी वहाँ रहते हैं 2 दिन के लिए, मुजफ्फरपुर में रहते हैं 2 दिन के लिए। किसके घर में? प्रोफेसर मलकानी के घर में। और प्रोफेसर मलकानी कौन है? वो एक टीचर हैं एक सरकारी स्कूल में। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. जब लुई फिशर उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि उस ज़माने में, यानी उस टाइम में, मुझ जैसे आदमी को अपने घर में ठहराना एक बहुत बड़ी बात थी। मुझ जैसे आदमी उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो एक लॉयर थे जो कि सरकार के विरुद्ध जाकर लड़ते थे, यानी अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते थे। और उस टाइम उन्हें अपराधी माना जाता था जो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ा करते थे। तो अपराधी को कोई अपने घर में क्यों रोकेगा? उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोई नहीं ठहराना चाहता था, सब अपोज करते थे, बट फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें अपने घर में रखा था। और इसलिए गांधी जी उस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि उस ज़माने में उन्होंने मुझे अपने घर रखा। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. होम रूल क्या होता है? कि हमारे ही लोग हम पर आकर सरकार बनाकर शासन करें। पर उस टाइम जो छोटे छोटे मोहल्ले थे, छोटी जगहें थी, वहाँ के इंडियंस, वहाँ के भारतीय डरते थे कि जो होम रूल को सपोर्ट करते हैं उन्हें वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे। उन्हें डर लगता था कानून से, सरकार से, ब्रिटिशर्स से। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। और गांधी जी आ रहे हैं, उनका आगमन हुआ है, और किस मिशन, मतलब वो किस काम से आए हैं, ये पूरे मुजफ्फरपुर में बात फैल गई, चंपारण में भी बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion। चंपारण के शेयर क्रॉपर्स पैदल या फिर उन्हें जो भी सुविधा मिली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो निकल पड़े अपने चैम्पियन को देखने के लिए। यहाँ पे चैम्पियन क्यों कहा गया है? क्योंकि गांधी जी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले थे, उनके हीरो थे वो। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को कॉल करके उन्हें सारी जानकारी दी। क्या क्या बताया? दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, कि वो किसानों के दल को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में, उनके लिए लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और उनका केस क्या होता था। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और वो उनसे कितना फ़ी लेते थे, यानी
जो लॉयर्स शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ते थे वो उनसे कितने पैसे लिया करते थे उनसे उनके लिए लड़ने के बदले। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने लॉयर्स से कहा कि कितनी गलत बात है, आप बेचारे किसानों से पैसे ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, वो तो पहले से ही गरीब हैं, गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, गलत बात है, आप ऐसा मत किया कीजिए। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये मत है कि हमें लॉ कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. अगर हम ऐसी बातों को कोर्ट तक ले जाते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, जहाँ पे किसान इतने कुचले हुए हैं, उन्हें इतना डर लगता है, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए लॉ कोर्ट्स बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे अच्छा राहत जो हम उन्हें दे सकते हैं कि उन्हें डर से हमें छुटकारा दिलाना होगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. क्या यहाँ पे कह रहा है कि चंपारण में जितना भी एरेबल लैंड था, यानी फॉर एग्जांपल ये लैंड है जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये कल्टीवेशन के लिए सही है, तो इसे एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, और हर एक एस्टेट पे एक अलग अलग शेयर क्रॉपर को दिया जाता था कि आप यहाँ पर क्रॉप उगाएंगे, और हर एक स्टेट का अलग अलग मालिक भी होता था, मतलब ब्रिटिश ही मालिक होता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। उस पर क्या उगाना था? कॉमर्शियल क्रॉप चीफ, चंपारण में चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो था। इंडिगो एक प्लांट होता है जिससे हम डाई बनाते हैं। इसका ये फ्लावर है, ये ब्लू कलर की डाई बनाता है। जैसे डाई मतलब कलर, जैसे हम कपड़ों को कलर करने के लिए आप हिंदी में उसे नील के नाम से जानते होंगे, तो बिल्कुल वही प्लांट उगाया जाता था उस टाइम। कॉमर्शियल क्रॉप था, यानी जिस कॉमर्शियल क्रॉप किसे कहते हैं? वो क्रॉप जिसे बेचकर आप पैसे कमा सकें। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो आपको ज़मीन दी है उसके आप 3/20 पे, 3/20 यानी हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी 15% हमें देना है। ये 2 और ये 5 कट जाएगा, 3 5 से 15% हमें, हमने जो ज़मीन आपको दी है उसके 15% पे आप इंडिगो कल्टीवेट करेंगे, और ये पूरा इंडिगो जो भी आपने कल्टीवेट किया है वो आप रेंट के रूप में हमें दे देंगे। किसने कहा था? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन शेयर क्रॉपर्स को कहा था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लंबे समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब पेपर साइन कराए गए थे पहले। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और अभी हाल फिलहाल में ही उन सारे ज़मीन के मालिकों को पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हुआ है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. और ये जो उनका अरेंजमेंट था कि आप जो भी उगाएंगे उसमें 15% लैंड पे आपको इंडिगो उगाना है और वो हमें रेंट के रूप में देना है। तो इस अरेंजमेंट से शेयर क्रॉपर्स को रिलीज करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स उनसे कंपनसेशन मांग रहे थे। ये कितनी गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक घर लिया है, मैंने उसे रेंट पे दिया, और जब तक वहाँ कोई रेंट पे रह रहा है वो मुझे पे कर रहा है। जैसे कि जब तक शेयर क्रॉपर्स उसकी लैंड यूज़ कर रहे थे उसे पे कर रहे थे क्रॉप के रूप में, बट जब उन्हें छोड़ के जाने को कहा गया, जब रेंटर को मैं कहूँगी कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अब ये घर रेंट पे नहीं देना है, तो वो चले जाएंगे, और मैं उनसे पेमेंट क्यों मांगूंगी? जब वो छोड़ कर जा रहे हैं तो किस बात की पेमेंट? और सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि जब शेयर क्रॉपर्स को उस लैंड से हटाया जा रहा है तो वो कंपेंसेशन क्यों देंगे? द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था कि आप कंपेंसेशन पे करेंगे, इससे कुछ पीजेंट्स को बहुत इरिटेशन सी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, और एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत सारे किसानों ने साइन भी कर दिया कि ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देंगे, हमें माफ़ करो। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स,
और जिन भी किसानों ने मना किया पेमेंट करने से और लॉयर्स अपॉइंट करवाए, उनके लिए लैंडलॉर्ड्स ने चीट्स यानी गुंडे रखवाए कि आप उन्हें डरा धमका कर, उन्हें मार पीट कर आप एग्रीमेंट पे साइन कराइए और उनसे पैसे ले ही लीजिए, यानी कंपनसेशन लीजिए. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और क्योंकि वो एग्रीमेंट इंग्लिश में था, तो जिन भी पीजेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने पढ़ा नहीं कि ये क्यों ये हो रहा है, मतलब क्यों उनसे वापस लिया जा रहा है, मतलब इस एग्रीमेंट से उन्हें छुट्टी क्यों दी जा रही है. तो जब उन्हें पता चला कि वहाँ जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है और अब हमारा इंडिगो ये नहीं लेने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, हमने पैसे दे दिए पर हमें वापस चाहिए, आपने गलत तरीके से पैसे लिए, मुझे सारी बातें नहीं पता थी. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी वक्त गांधी को चंपारण में राजकुमार शुक्ला लेकर आया था. He began by trying to get the facts. गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत की कि जो भी फैक्ट्स थे, वहाँ की असलियत जो थी, उसे उन्होंने खोदना शुरू किया. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे जड़ से मिटाना होता है ना. तो गांधी जी ने पहले बेसिक्स को पकड़ा कि पहले हमें जानना तो होगा रीज़न क्या है. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का जो भी सेक्रेटरी था उनसे वो जाकर मिलते हैं. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी उनसे कहता है कि वो किसी बाहर के आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर. गांधी ने कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो इसी देश के हैं, वो इसी देश के सिटीजन हैं, तो उनका ये पूरा पूरा हक है कि वो जान सकते हैं. बाहर के लोग तो आप लोग हैं जो बाहर से आकर हम पर रूल कर रहे हैं. नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, और अगली बार गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को कॉल किया, तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे उन्हें कॉल किया. हम जानते हैं कि किसी भी स्टेट को हम पहले कमिश्नरीज में बांटते हैं, उन कमिश्नरीज को हम डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं. फॉर एग्जांपल, इस बिहार स्टेट को हमने 9 कमिश्नरीज में बांटा. यहाँ पर पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध आपको दिख रहा होगा, ये 9 कमिश्नरीज हैं. और इसके अंदर हम तिरहुत की बात करने वाले हैं प्रिसाइजली. ये हमारा तिरहुत कमिश्नरी है. इसके अंदर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, शिवहर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और वैशाली डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो उन्होंने इस पूरे तिरहुत के जो कमिश्नर थे उनसे बात की. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirut. और गांधी जी ने बताया लुई फिशर को कि वो जो कमिश्नर थे उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे कहा कि आप तिरहुत छोड़कर चले जाइए, यानी आप तिरहुत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखने चाहिए. गांधी डिड नॉट लीव. गांधी जी नहीं गए. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. वो मोतिहारी चले गए, चंपारण के कैपिटल में. Several lawyers accompanied him, और उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी गए. At the railway station, a vast multitude greeted गांधी. और मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पे जब वो उतरते हैं तो वहाँ बहुत सारी भीड़ गांधी जी के स्वागत के लिए खड़ी है. He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. वो एक घर लेते हैं और उसे अपना ऑफिस बनाकर वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू रखते हैं. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और उनके पास तभी एक खबर आती है कि आसपास के ही किसी गांव में एक पीजेंट के साथ, एक किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, उसे मारा पीटा गया है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाकर देखेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. और वो अगली सुबह ही हाथी के पीठ पर चढ़कर उस गांव में जाने लगते हैं. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे और तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर आकर उन्हें सामने से रोकता है और ऑर्डर देता है कि आप शहर लौट जाइए, अपने जिस भी आप गाड़ी भाड़े में आए हैं अपने हाथी पर बैठकर वापस चले जाइए.
गांधी कंप्लाइड, गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं, वो वापस चले जाते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वो मैसेंजर उन्हें उनके घर तक लेकर जाता है और वहाँ पहुंचकर एक ऑफिशियल नोटिस देता है जिसमें लिखा होता है कि आप चंपारण को छोड़कर इमीडिएटली जाइए। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी ने उस नोटिस के लिए एक रिसीट साइन किया और उस पर लिखा कि वो ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, यानी वो चंपारण छोड़कर नहीं जाने वाले। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर डिसोबे किया तो उन्हें अगली सुबह कोर्ट में प्रेजेंट होने का, कोर्ट में हाजिर होने का एक ऑर्डर मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी सारी रात जगे रहे क्योंकि अगर वो उन्हें जेल हो जाती तो उनका काम कंटिन्यूड नहीं रह पाता, और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मोस्ट ऑफ द काम ख़त्म करने वाले हैं और वो सारी रात जगकर काम करते हैं। क्या क्या काम किया उन्होंने उस रात? ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा कि आप बिहार से यहाँ मोतिहारी आइए कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर। आजकल के ज़माने में हम सुनते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जिन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर कोई मैसेज देंगे तो सारे लोग जो भी उन्हें पसंद करते हैं उस मैसेज को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो उस टाइम इन्फ्लुएंशियल पीपल वो होते थे जिनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे। तो जब वैसे कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल इनके टीम में रहेगा तो सारी जनता इनकी तरफ आ जाएगी और फिर वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कुछ भी मतलब अपने डिमांड्स पूरी करवा सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप बिहार से इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, उन्हें कुछ और काम था, उसके लिए उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और वाइसरॉय को उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी लिख कर दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगली सुबह मोतिहारी का टाउन पीजेंट से पूरा भर चुका था। यहाँ पर ब्लैक वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो भी पीजेंट्स होते हैं वो दिन में धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और जिस कारण उनका रंग सांवला हो जाता है, और इंडियन ओरिजिन होने के कारण भी बहुत सारे लोग हम में से सांवले होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक वर्ड यूज़ किया गया है। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। जितने भी पीजेंट्स आए थे उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपनी डिग्री हासिल की है, उन लॉयर बने। उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था। फिर वो वहाँ क्यों आए थे? दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्होंने बस इतना सुना कि एक महात्मा आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उन्हें अथॉरिटीज़ ने पनिश किया है या फिर पनिशमेंट देने वाले हैं। इतना ही सुनकर वो सारे पीजेंट्स अपने चैंपियन को बचाने के लिए आ जाते हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। और जब वो एकजुट होकर कोर्ट हाउस के बाहर थाउजेंड्स की संख्या में खड़े होते हैं तो ये उनकी ब्रिटिश के डर से आज़ादी का पहला कदम था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। वहाँ पे जितने भी कोर्ट हाउस के ऑफिशियल्स थे उन्हें बहुत ही पावरलेस फील हो रहा था। लग रहा था हम कैसे इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे, ये लोग गांधी जी को बचाने आए हैं, जब तक गांधी जी इन्हें कुछ ऑर्डर नहीं देते तब तक ये लोग हमारी बात तो मानने नहीं वाले। तो उन्होंने गांधी को कहा कि आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए, प्लीज़ क्राउड को रेगुलेट कराइए, प्लीज़ भीड़ को शांत कराइए। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने भीड़ को शांत कराया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और वो बहुत ही विनम्र और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथर्टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। और ये जो अभी सीन था कि कोर्ट हाउस के बाहर थाउजेंड्स की संख्या में, थाउजेंड्स की तादाद में पीजेंट्स आ गए हैं प्रोटेस्ट करने, अपने हीरो को बचाने। इस बात का एक पूरा पक्का सबूत था कि जो पहले हिथर्टो मतलब जो प्रीवियसली पहले डरा करते थे। प्लीज़ इस वर्ड को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल द इवेंट्स ट्राइज इन ओ लेवल, उसमें भी ये वर्ड यूज़ करता है एंड होता है, एंड ये आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो हिथर्टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, जो भी लोग पहले डरते थे ब्रिटिश ऑफिशियल से
वो आज उनकी क्षमता पर, उनकी शक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब वो एक साथ आ जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, पूरी सरकार में अफरा तफरी मच गई, वो कंफ्यूज थे, पूरा क्याओस मचा हुआ था कि क्या करना चाहिए। इतनी भीड़ उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, उन्हें डर लगने लगा था। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जितने भी सारे लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि ट्रायल को पोस्टपोन करिए सर प्लीज़। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने सुपीरियर से पूछने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इतनी भीड़ आ गई थी, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, ट्रायल को लेट मत करवाइए, आज ही पहला ट्रायल हो जाना चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी दोषी हूँ, मेरी भी गलती है। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as the lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come। वो कहते हैं कि वो फंस चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। एक तरफ वो लॉ को तोड़कर, कानून को तोड़कर लॉ ब्रेकर बनकर एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते लोगों के लिए, और दूसरी तरफ वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बात मानकर इंसानियत और देश प्रेम के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते, और इसलिए वो वहाँ पर आए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। लॉ ब्रेक करते तो लोगों को लगता कि लॉ ब्रेक करना अच्छी बात है, और वो बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे, और अगर वो लॉ ब्रेक नहीं करते तो वो अत्याचार सह लेते, जो कि देश प्रेम, देशभक्ति, इन सब की भावनाओं के खिलाफ ले जा रहा था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, जब उन्हें कहा गया कि आप चंपारण छोड़कर जाइए तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर रहकर कोई हीरो वाली उपाधि नहीं चाहिए, आप लोगों से सम्मान नहीं चाहिए, इन लोगों के सामने बड़ा नहीं बनना, मुझे कोई इमेज नहीं बनानी, बट यहाँ क्यों रहना है? क्योंकि मेरा कंसाइंस, जो सबसे ऊंचा कानून है, वो कहता है कि तुम ये करो, यानी शेयर क्रॉपर्स को इंसाफ दिलाओ। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और कहा कि आप लोग मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते, मैं यहाँ रहूँगा ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरा कंसाइंस कहता है, जो कि सबसे बड़ा रूल है, और अगर आपको कुछ पेनल्टी भी लगानी है मुझ पर तो आप लगा सकते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। तो जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि वो अपना निर्णय 2 घंटे बाद सुनाएंगे, 2 घंटा का ब्रेक होगा और उसके बाद वो अपना डिसीजन बताएंगे। और गांधी जी को कहा कि आप उन 2 घंटों के लिए, यानी 120 मिनट्स के लिए आप फ्री घूमेंगे तो आप बेल पे करिए। बेल क्या होता है? जब किसी क्रिमिनल को या किसी अपराधी को छोड़ना होता है तो उसे कुछ अमाउंट देना होता है अथॉरिटीज़ को, उसे हम बेल बोलते हैं। तो गांधी जी से बेल मांगा गया उन 2 घंटों के लिए। गांधी जी ने देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं बेल क्यों दूँ। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और फिर जज ने उन्हें बिना बेल के ही छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। जब कोर्ट दोबारा से 2 घंटे बाद लगा, जब सुनवाई दोबारा से हुई 2 घंटे बाद, तो जज ने कहा कि वो जजमेंट अपना नहीं देंगे बहुत दिनों तक। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और जब तक वो अपना डिसीजन नहीं देंगे तब तक गांधी जी फ्री होकर लिबर्टी में, यानी आज़ादी से रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से जितने भी मशहूर और बड़े बड़े लॉयर्स थे, ब्रिज किशोर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, ये सब आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से डिस्कशन किया। वॉट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने उन सभी से पूछा कि अगर मुझे जेल हो गई तो आप सब क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। सीनियर लॉयर जो था उसने कहा
कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हम आपकी एडवाइस करने आए हैं, आपको हेल्प करने आए हैं। अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम किसको एडवाइस देंगे, इसलिए हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा, आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, वो जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी से कुछ टाइम मांगा कि वो आपस में डिस्कस करके उन्हें बताते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने उन सारे डिस्कशंस का सार आकर गांधी जी को बताया। उन्होंने आपस में क्या सोचा था, दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि गांधी जी तो बिल्कुल बाहर से आए हैं, कितने दूर से, वो तो बिहार के भी नहीं हैं। वो गुजरात से बिहार आकर हमारे लिए जेल जाने को तैयार हैं, हमारे किसानों के लिए। और अगर हम इसी बिहार के यहाँ के रेसिडेंट, चंपारण के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के होने के बावजूद हम इनसे मुंह मोड़कर, समस्या से मुंह मोड़कर अपने घर चले जाएंगे, कितनी शर्मनाक बात होगी ये। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants, और उन्होंने कुछ लॉयर्स ने पीजेंट्स की लड़ाई भी की है, उन्होंने इतने पास से उनकी समस्या को देखा है, और अगर वो पीछे चले जाते हैं और गांधी जी कहीं बाहर से आकर उनके लिए जेल तक जाने को तैयार हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. फिर वो सारे लोग गांधी जी के पास जाकर सारे लॉयर्स बोलते हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, हम भी आपके साथ जेल चलेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। और इस बात को सुनकर गांधी जी कहते हैं कि अब हम चंपारण की जंग जीत चुके हैं। क्यों जीत चुके हैं? क्योंकि सब अपनी कुर्बानी, अपना बेस्ट देने को तैयार हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर वहाँ पे जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने उनके दो दो पेयर बना दिए कि जब मैं जेल जाऊँगा तो पहले दो लोग जाकर कोर्ट में बोलेंगे कि मुझे भी अरेस्ट होना है क्योंकि गांधी जी अरेस्टेड हैं। फिर उनके बाद दो लोग जाके बोलेंगे मुझे भी कोर्ट अरेस्ट करो। फिर दो लोग, ताकि इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बने, पीजेंट्स को गुस्सा आए कि उनके सारे लॉयर्स जेल में जा रहे हैं और वो उनके सपोर्ट में खड़े हों। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. बहुत दिनों बाद गांधी जी को एक लिख कर कम्युनिकेशन, मतलब रिटन कम्युनिकेशन के पास आया कि मैजिस्ट्रेट से, उसमें क्या लिखा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस एरिया के, उन्होंने कहा है कि ये इंडिगो शेयर क्रॉपर्स वाला केस ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी आपकी जीत हो गई, आप ही जीत गए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस यानी जो लोग, यानी सिविल मतलब जो आम जनता है वो डिसओबे करे, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो जब जनता विरोध करती है, प्रोटेस्ट करती है, मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और बाकी लॉयर्स ने सोचा कि अब तो कोर्ट की फाइनल हियरिंग आने में टाइम है, हम तब तक फ्री हैं और तब तक हम फार्मर्स के सुविधा के लिए इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हम एविडेंस जमा करेंगे और फार्मर्स के सपोर्ट में और कुछ एविडेंसेस जमा करेंगे। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. और सारे 10,000 किसानों से उनके एक्सपीरियंसेस लिखवाए गए, जितने भी नोट्स बनाए गए, सारे प्रूफ्स जमा किए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे कागजात जमा किए गए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. सारे इन्वेस्टिगेटर्स प्रूफ जमा कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो भी बाहर बैठकर प्रोटेस्ट करने लग गए थे। तो पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा क्योस था, सारे लोग अपने अपना काम कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत हड़बड़ी और हलचल थी। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। एडवर्ड गेट कौन था? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट
he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. उन्होंने जून में जब सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया तो गांधी जी ने जाने से पहले अपने सारे सपोर्टर्स को बुलाकर कहा कि अगर मुझे ज़बरदस्ती जेल में बंद कर लिया जाता है तो हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस करेंगे ताकि ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रेशराइज हो जाएं, मुझे छोड़ दें और हम अपना मिशन कंटिन्यू रख सकें. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी को वहाँ जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उनके साथ 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज़ देने पड़े और इन सारे बात का अंजाम क्या हुआ कि ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी एक रखी गई जो कि इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के सिचुएशन में दखल देगा, यानी वो सॉल्व करेगा. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. तो यहाँ पर 3 पक्ष था, एक सरकार, एक लैंडलॉर्ड्स और एक पीजेंट्स का पक्ष. तो सारे पीजेंट्स उतने बड़ी संख्या में 10,000 पीजेंट्स तो नहीं चले जाएंगे मीटिंग में, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर गांधी जी गए थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण for an initial interrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी चंपारण में रहे थे लगातार 7 महीनों के लिए और उसके बाद वो शॉर्ट विजिट्स करते रहते थे अपने आश्रम से वापस चंपारण. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. लुई फिशर कहते हैं कि जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आया था तो उन्होंने सोचा था कि मैं इस मसले को तुरंत ही कुछ दिनों में सॉल्व कर कर वापस आ जाऊंगा, पर ये अनएक्सपेक्टेड था और इस मसले को सॉल्व करने में गांधी जी का 1 साल लग गया. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग फाउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड. ऑफिशियल इंक्वायरी के सामने ब्रिटिश प्लांटर्स यानी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस जमा किए गए, गांधी जी ने जमा किए. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स. और जब उन्होंने देखा कि मेरे खिलाफ इतने सारे एविडेंसेस हैं, हमारे खिलाफ इतने सारे एविडेंसेस हैं, तो सभी ने अपनी गलती को माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने उनसे ज़बरन पैसा ऐंठा था और अब हम रिफंड भी करेंगे. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पे वापस करना है. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. उन्हें लगा था कि गांधी जी 100% वापस मांगेंगे जो उन्होंने इलीगली मतलब गलत तरीके से धोखे से शेयर क्रॉपर्स से निचोड़ा था, लूटा था. ही आस्क्ड ओनली 50%, पर गांधी जी ने सारा पैसा नहीं मांगा, 50% मांगा. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. तो एक और राइटर हैं रेवरेंड रिस्पेक्टेड J.Z. Hodge, और उन्होंने वो कौन थे, एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, यानी वो कुछ क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड काम करते थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे. उन्होंने कहा कि जब गांधी जी ने 50% डिमांड किया तो बहुत ही एडमेंट दिख रहे थे, यानी वो पीछे नहीं हटने वाले थे. उन्हें 50% चाहिए तो 50% चाहिए, ऐसा लग रहा था कि वो 49% पे भी नहीं मानेंगे. वो कैसे ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पास से इस एपिसोड को यानी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. और ऐसा लग रहा था कि गांधी जी बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, 50% से 1 रुपया कम नहीं वो करेंगे. तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर्स का, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, उन्होंने कहा कि हम 25% वापस करेंगे, 50% वापस नहीं करेंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट, और वो बहुत चक्का हो गया, उससे बहुत आश्चर्य हुआ जब गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और वहाँ पे बहुत ही डेडलॉक वाली सिचुएशन थी. वो ब्रिटिश वाले कह रहे थे हम 25% ही पैसा देंगे, गांधी जी मांग रहे थे 50%. दोनों अपनी बात पे अड़े हुए थे, कोई पीछे नहीं हट रहा था.
और सबका टाइम वेस्ट हो रहा था, तो गांधी जी ने डेडलॉक तोड़ा और वो 25% पे मान गए। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। और जो कमीशन था, जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे, जो बाकी लोग थे, वो सब इस बात पर मान गए। किसी ने नहीं कहा कि हमें इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है, हमने जैसे तैसे करके उन्हें पैसे दिए थे पर उसका 25% ही हमें मिलेगा। किसी ने इस बात का विद्रोह नहीं किया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने कहा कि हमें कितना पैसा मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने लैंडलॉर्ड्स को, हमने ब्रिटिशर्स को उनकी गलती का एहसास दिलाया, उन्हें अपने सामने झुकाया, उनसे हमारे लिए हुए पैसे वापस करवाए और उनका जो बहुत बढ़ा चढ़ा वो अपने आप को समझते थे कि मैं यहाँ का डॉन हूँ, मेरी इतनी इज्जत है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उन्हें अपनी प्रेस्टीज का भी कुछ पार्ट हमारे सामने सरेंडर करना पड़ा। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, हमने उन्हें झुकाया, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords. और जहाँ रही किसानों की बात, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनके सामने, जो भी प्लांटर्स थे, वो भगवान की तरह बिहेव करते थे, सोचते थे कि मैं कानून से भी ऊपर हूँ। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। और अब एक आम किसान क्या सीखता है इस बात से कि उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसके भी कुछ रक्षक खड़े हैं, और इससे उसे हिम्मत मिलती है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ इवेंट से सारे लोगों को पता चला गांधी जी की रियल वैल्यू क्या है, वो कितने बड़े आदमी हैं, वो साउथ अफ्रीका से डिग्री लेकर आए हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है, वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी पोजीशन सबको पता चलती है। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. और कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स अपने एस्टेट्स को छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और अब वो सारे लैंड्स ओरिजिनली पीजेंट्स के ही हो जाते हैं। जो पहले शेयर क्रॉपर्स थे वो अब उस लैंड के ओनर हैं, उन्हें ये 15% वाला शेयर क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी ने अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं पाया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने चंपारण के लोगों को, पीजेंट्स को इतना अच्छा उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो उन्हें ये वो चीज़ एक अचीवमेंट नहीं मानते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने देखा कि इस चंपारण के गांव में कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, यहाँ लोगों को रहना नहीं आता। और गांधी जी ने सोचा कि इसके बारे में उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने देखा कि यहाँ कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी सोशल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने टीचर्स अपॉइंट किए। महादेव देसाई एंड नरहरि परिक, 2 young men who had just joined Gandhi as disciples. अभी 2 लोग गांधी जी की पर्सनालिटी से अफेक्ट होकर, इन्फ्लुएंस होकर उन्हें फॉलो करने लगते हैं। कौन कौन थे वो? महादेव देसाई और नरहरि परिक। उन लोगों को वहाँ पे टीचर्स के रूप में अपॉइंट किया गया। एंड देयर वाइव्स, वो दोनों और उनकी दोनों की पत्नियाँ भी बच्चों को मिलकर पढ़ाती थीं। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और चंपारण के बहुत दूर दूर से भी, बॉम्बे, पूना और दूसरे ज़मीन से भी लोग आ रहे थे चंपारण में स्कूल को सेटअप कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास और उनकी वाइफ मिसेस कस्तूरबाई वहाँ से आती हैं। कहाँ से? आश्रम से यहाँ आती हैं, बिहार में, चंपारण में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। चंपारण के 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स, यानी जो बेसिक शिक्षा देने वाले होते हैं, वो खुले थे। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने आश्रम के सारे रूल्स यहाँ पे भी सिखाए कि आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ऐसे सैनिटेशन रखना चाहिए, पर्सनल क्लीनलीनेस, खुद को कैसे साफ़ रखें, ये सारी बातें उन्होंने स्कूल में सिखाई। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। और वहाँ के हेल्थ कंडीशंस जो थे वो बहुत ही ख़राब थे। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर लेकर आए वहाँ पर,
जिसने फ्री सर्विस दी 6 महीनों तक। 3 मेडिसिन्स वेर अवेलेबल। उस टाइम 3 मेडिसिन्स अवेलेबल करवाई गई। कौन कौन सी मेडिसिन्स? कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसके भी जीभ पे छाले आ जाते थे उसे कैस्टर ऑयल लगाने को दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। जिसको भी मलेरिया फीवर होता था उसे क्विनीन और कैस्टर ऑयल मिलाकर दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और जिसको भी स्किन में कुछ ब्रेकआउट जैसे पिंपल्स, एक्ने हो जाते थे उसे वो ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल मिलाकर दिया जाता था। यानी इन तीनों मेडिसिन को कंबाइन करके लगभग सारी डिजीजेस के सॉल्यूशंस खोज लिए गए थे। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। वहाँ पर देखा उन्होंने कि यहाँ पे जितनी भी सारी औरतें हैं उन्होंने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम इन औरतों को समझाओ कि इतने गंदे कपड़े उन्होंने क्यों पहने हैं। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जब कस्तूरबाई लोगों को समझा रही होती हैं कि अपने कपड़े साफ रखें, अपने कपड़े बदलते रहें, तो एक औरत उन्हें अपने झोपड़ी में ले जाकर दिखाती है कि देखो, यहाँ पर कोई भी बक्सा नहीं है, कोई भी अलमीरा नहीं है जहाँ पे हम अपने कपड़े रख सकें। और कपड़े ही नहीं हैं तो अलमीरा कैसे होगा? जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है वही एक साड़ी है मेरे पास, और कोई कपड़े नहीं है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में बहुत टाइम तक रुके थे। गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने आश्रम को छोड़ दिया था, वो दूर से ही अपने आश्रम को मैनेज करते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो वहीं से चंपारण में बैठे बैठे ही अपने आश्रम का सारा हिसाब किताब देखते थे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें देने होते थे वो मेल से भेजा करते थे। Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और उन्होंने मेल से अपने आश्रम के रहने वालों को ये भी बोला था कि अब जो पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस हैं उन्हें भर दिया जाए और दूसरे खोद लिए जाए, नहीं तो बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। पहले इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतने अच्छे वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग मिट्टी में ही गड्ढे खोदकर उसे लैट्रीन के गड्ढों के रूप में यूज़ करते थे, और जब वो अनहाइजीनिक हो जाए तो उसे फिल कर दिया जाता था और नए ट्रेंचेस बना दिए जाते थे। तो वही गांधी जी ने कहा कि अभी टाइम आ गया है कि हम पुराने लैट्रीन ट्रेंचेस को भर दें और नए खोद लिए जाएं, नहीं तो बहुत बुरी बदबू आएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। और ये जो चंपारण का एपिसोड था, जो चंपारण का पूरा किस्सा था, ये गांधी जी की लाइफ में एक चेंज लेकर आया। वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। ये जो मैंने किया वो तो बहुत ही आम बात थी, पर इससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिला कि ब्रिटिश मेरे ही घर में, मेरे ही देश में आकर मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। और चंपारण में मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं वहाँ जाकर कोर्ट हाउस के बाहर इतनी भीड़ जमा कर दूंगा, अंग्रेज़ों को भगा दूंगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। वो तो बहुत सारे किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मकसद से आए थे, और ये सब खुद ब खुद होता चला गया। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का पैटर्न था। His politics were intervened with the practical day-to-day problems of the millions। और वो कुछ राजनीति नहीं करते थे, वो जो भी काम करते थे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करते थे। और ऐसे ही उन बिना राजनीति, मतलब कुछ भी उनमें गलत नहीं था। His was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to the living human beings। वो किसी और को नहीं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए वो ऐसा करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। गांधी जी कुछ भी किया करते थे उसमें उनकी ये कोशिश रहती थी कि वो हर एक भारतीय को कुछ ऐसा बना दें कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखे। और जब हर एक व्यक्ति खुद खड़ा हो जाएगा
तो इंडिया खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण एक्शन में जब गांधी जी काम कर रहे थे तो एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एक ब्रिटिशर था जो कि पैसिफिस्ट था, यानी वो भी शांति चाहता था, वो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाता था और वो गांधी जी का डिवोटेड फॉलोअर बन गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ कितनी पॉजिटिविटी से कितनी शांति से सॉल्व करते हैं। और वो जब अपनी ड्यूटी पे जा रहा था फिजी आइलैंड्स में तो वो गांधी जी से बाय बाय करने आया था, उन्हें फेयरवेल देने आया था। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने उन्हें आइडिया दिया कि एंड्रयूज़ को आप चंपारण में रोक लीजिएगा और हमारी हेल्प के लिए उसे यूज़ कीजिएगा, तो ये कितना अच्छा आइडिया है। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज़ भी इस बात को राज़ी हो जाता अगर गांधी जी मान जाते, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। बट गांधी जी बिल्कुल इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने कहा you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. क्या तुम इस अनइक्वल फाइट में, अनइक्वल फाइट क्यों? क्योंकि एक तरफ बेचारे कमज़ोर गरीब किसान और दूसरी तरफ पावरफुल डोमिनेटिंग ब्रिटिशर्स, इस अनइक्वल फाइट में ये अच्छा रहेगा अगर मैं अपनी तरफ एक इंग्लिशमैन को कर लूँ। ये दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये दिखाता है कि तुम्हारा दिल कितना कमज़ोर है, तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हम सही काम के लिए लड़ रहे हैं, हम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हम जंग जीत जाएंगे, हमें किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। और मिस्टर एंड्रयूज़ में तो आप बिल्कुल भी हेल्प मत खोजिए क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है और हम उन्हें ही अपोज करने के लिए उन्हीं का यूज़ करें, कितनी गलत बात है ये। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद बाद में बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को अच्छे से पढ़ लिया था एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और गांधी जी ने इस तरह उन्हें सेल्फ रिलायंस सिखाया और राजेंद्र प्रसाद के पास कोई जवाब नहीं था कि वो उन्हें दें। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। खुद पर डिपेंडेंट होना, देश की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स की मदद, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सब गांधी जी ने एक ही साथ कर दिए। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप खुद से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे गांधी जी के बारे में जान सकें, इस कहानी से कुछ सीख सकें एंड उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।